आज की कहानी कुछ उसी देश को लेके है जो दिन भर आस पड़ोस के पीछे उंगली करते रहते हैं। ऐसे एक देश जिसमें अब तक सब कुछ सही चल रहा था, एटलीस्ट बाहर से ऐसे ही लगता हुआ आया है, एंड कई सारी यूनिवर्सिटीज में इसके ग्रोथ मॉडल को लेकर चर्चा भी किया जाता है। I remember in my college days there was an ongoing debate about the rise of China as an economic superpower in spite of such a huge population, and whereas India couldn't achieve half of it, बल्कि दोनों देश को आज़ादी एक साथ मिला है। But you know what? खरगोश और कछुआ के रेस में आखिर में कौन जीतता है? This country is going through one of the worst financial crises, जो कि आफ्टर Lehman Brothers के बाद फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा डिजास्टर माना जा रहा है। दो कुछ एक्सपर्ट्स की कहना है कि लेमन ब्रदर्स जैसा क्राइसिस नहीं है, बट जो भी है, वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना इज गोइंग थ्रू अ डीप फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड चेरी ऑन द टॉप देयर्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर अमंग चाइना एंड ताइवान, जिसका पूरा फायदा यूएसए उठाना चाहता है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज क्रैशिंग डाउन, एंड सब्सिक्वेंटली इंडिया को ऐसे क्राइसिस से कैसे फायदा हो सकता है, या इंडिया को कैसे ऐसे क्राइसिस से बचाया जा सकता है। ये सब शुरू हुआ इसी साल अप्रैल में, जब चाइना के रूरल बैंक्स ने पैसे विड्रॉ करने के ऊपर अपर लिमिट लगा दिया, ठीक वैसे जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर इंडिया में हुआ था। करीबन 29 बिलियन युआन फ्रीज कर दिया गया है। चाइना की प्रोजेक्टेड जीडीपी 2022 में 1% श्रिंक होकर 4.7% में लाया गया है, और ये सबके पीछे जो मेजर रीजन बताया जा रहा है वो है चाइना की रियल एस्टेट क्राइसिस। पिछले साल चाइना ने एक पॉलिसी लेके आया जिसमें वो मॉर्गेजेस को कम करने के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर्स को न्यू फंडिंग देने में भी पीछे हट चुके हैं। इसका मेन कारण जो बताया जा रहा था वो ये है कि चाइना अपना कोई नया फाइनेंशियल रिस्क या कोई इकोनॉमिक बबल होने से रोकना चाहता है। चाइना में प्रॉपर्टी रेट्स इस साल 25% गिरने को देखा है, एंड सिंस ये एक बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो ये परसेंटेज भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसके साथ साथ चाइना के कई सारे जगह पर लॉकडाउन लगा के रखा गया है, जिसके कारण चाइना की इकोनॉमी में भी हैम्पर हो रहा है। इससे एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देखने को मिला है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में कैश फ्लो या कैश की क्राइसिस है तो ऑफ कोर्स डिमांड गिर जाएगा, और डिमांड गिरने से एम्प्लॉयमेंट में भी गिरावट देखने को मिलेगा। हाउसिंग मार्केट में सिचुएशन इतना खराब होता गया कि कुछ डेवलपर्स बार्टर सिस्टम में फ्लैट्स बिकना शुरू कर दिया है। यस, आप सही सुने, वाटरमेलन, गार्लिक, ऐसे कुछ सामान के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है, जिससे आप बुकिंग अमाउंट के साथ ये प्रोड्यूसर्स एक्सचेंज कर सकते हो। अब ऐसे सिचुएशन आखिर क्यों हुआ? लास्ट ईयर चाइना ने एक पॉलिसी लेके आया जिसको 3 डेडलाइंस पॉलिसी से जाना गया है। इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एसेट टू लायबिलिटी रेशियो 70% से ज्यादा होना चाहिए, नेट डेट टू इक्विटी रेशियो मस्ट बी लेस देन 100%, कैश टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रेशियो मस्ट बी लेस देन 1। अब ये टेक्निकलिटीज में तो नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि हर एक लाइन ये रियल एस्टेट कंपनीज का एक फाइनेंशियल हेल्थ की इंडिकेशन है, और इसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा देन उस कंपनी की ग्रोथ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा। रियल एस्टेट एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे मैंने अभी बताया, और यहाँ काफी ज्यादा कैपिटल की जरूरत होता है, जो वो बैंक से उधार लेते हैं और उसके बाद वो रिपेमेंट करते हैं। और ये केस में चाइना ने 352% डेट टू इक्विटी रेशियो देखा है। इसका मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बैंक के लिए काफी रिस्की साबित हो सकता है, और आखिर में ऐसा ही कुछ हुआ है। एक्चुअली रियल एस्टेट की डिक्लाइनिंग ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 1.5-2 साल से, एंड ग्रेजुअली रियल एस्टेट सेक्टर डिफॉल्ट होना शुरू हुआ। अब इसमें एक नाम आगे आ जाता है, वो है एवरग्रांड ग्रुप। एवरग्रांड इतना बड़ा है कि उसकी नेट लायबिलिटी है अराउंड $300 बिलियन, जिसका वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, और ये जो लायबिलिटी है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की पैसा है। तो यहाँ जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो एवरग्रांड को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। एवरग्रांड की एक वाइड एरिया ऑफ बिजनेस था, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वो एक फुटबॉल टीम का भी मालिक था। हाल चाइना की रेड लाइंस पॉलिसी आने के बाद एवरग्रांड की जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज था उसको डिस्काउंटेड प्राइसेस में सेल करना पड़ा, सो दैट वो कैश को अपने बिजनेस में इन्फ्यूज कर पाए, एंड लिक्विडिटी और रोलिंग ऑफ द मनी शुड रिमेन इंटैक्ट। एंड विद द न्यू पॉलिसीज इन लाइन इनको बिजनेस चलाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक एंड रिटेल इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इनके शेयर्स खरीदे थे वो भी धीरे धीरे बेचने लगे, जिससे इनके स्टॉक्स के प्राइसेस लगभग 90% गिरने को देखा। ये क्वाइट ऑब्वियस बात है कि अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस कोई मार्केट से चला जाता है तो मार्केट कैसे वोलाटाइल हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप में से कोई पिछले कुछ महीनों से फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, देन स्ट्रेट 8 मंथ से फॉरेन इन्वेस्टर्स करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास फंड इंडिया से विड्रॉ कर लिया है, ड्यू टू विच आवर स्टॉक मार्केट वाज प्लमेटिंग। एवरग्रांड का प्रॉब्लम और एक सीवियर इशू इसीलिए भी है क्योंकि जो प्रॉपर्टी बायर्स है
वो एडवांस में बुकिंग कर देते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो शुरू भी नहीं हुए, और इसके वजह से अब लोग रोड्स में आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तियानमेन स्ट्रीट में टैंकर्स को डिप्लॉय किया गया है। सोच के देखिए, हमारे देश में राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, वहीं पर लोगों के खुद के पैसे मांगने के लिए वो प्रोमोटर्स और बैंक के पास जा रहे हैं, और उसमें भी उनके पास प्रोटेस्ट करने की कोई आज़ादी नहीं है। नाउ एवरग्रांड के ऐसे रियल एस्टेट के फोल्डर होने से मैंने टाइटल में चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों कहा है, क्योंकि रियल एस्टेट चाइना की टोटल जीडीपी के 30% है। अब सोच के देखिए, अगर ये सेक्टर डिफॉल्ट होता है देन चाइना की इकोनॉमी की कैसे अब सोच के देखिए कि अगर ये सेक्टर डिफॉल्ट होता है देन चाइना की इकोनॉमी कैसे ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। अब इसमें एक कंसेप्ट को डिस्कस करे बिना मैं आगे नहीं जा सकता हूं, वो है क्रोनी कैपिटलिज्म, जो काफी हद तक इंडिया में भी देखने को मिलता है। ये कंसेप्ट को मैं इसीलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि ये बोला जा रहा है कि एवरग्रांड की जो शुरुआत हुआ था वो 1996 में हुआ, एंड जस्ट इन अ मैटर ऑफ 25 ईयर्स वो इतना बड़ा कैसे हो गया। इसका जो फाउंडर है उनका नाम है यू जियाइन, चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की ये एक मेंबर है। ये एक एलीट ग्रुप है विद ऑल पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड एडवाइजर्स। इसी वजह से उनको उधार मिलता गया और इन्होंने अपना बिजनेस को बढ़ाते गए बुक्स को नजरअंदाज करके। अब इंडिया में कई सारे ऐसे दोस्ती देखने को मिलता है, कभी कोई पैसा लेके भाग गया, कभी कोई देश में ही रह के घोषित कर देते हैं कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, कर लो जो करना है। Was a diamond trader and jeweler from Mumbai, a certain Mehul Choksi. नहीं बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। अब ये चाइनीज क्राइसिस से इंडिया अपना फायदा कैसे उठा सकता है? देखिए, पाकिस्तान एंड श्रीलंका ऑलरेडी एक फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस से जा रहे हैं, एंड BRI प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंस है वो चाइना से आता है, तो ऑब्वियसली चाइना के ऊपर एक एक्सटेंडेड फाइनेंशियल बर्डन रहेगा जो चाइना फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी की ऑप्शन खुल जाता है विद इंडिया हैविंग द अपर हैंड। सेकेंडली, ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते शेनज़ेन एंड शांगशुन प्रोविंस में लॉकडाउन्स एंड शटडाउन्स देखने को मिला है, एंड ये प्रोविंसेस चाइना की मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है जिसमें 11% ऑफ द टोटल ऑटोमोबाइल आउटपुट यही से होता है। अगेन इन दिस केस इंडिया एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। थर्डली, चाइना में अभी एक लेबर फोर्स की क्राइसिस देखने को मिल रहा है जिसका पूरा फायदा इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस उठा सकते हैं बिकॉज ऑफ चीप लेबर। What we as Indians need to consider and keep in mind is that world is entering into a recession, and considering this part as a serious global threat, there are some spiral implications which needs to be addressed. फर्स्टली, इंडिया में इन्फ्लेशन अभी भी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं हुआ, जिसका सबसे बड़ा कारण है नॉन फूड इन्फ्लेशन और नॉन कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आया है। फूड इन्फ्लेशन हाई है बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से फर्टिलाइजर की सप्लाई में भी रुकावट देखने को मिला। सिंस द वॉर द एंटायर सप्लाई चेन हैज बीन डिसरप्टेड, सो इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी RBI के कैपेसिटी के बाहर है। दो RBI कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम रेपो रेट इंक्रीज करके ताकि इन्वेस्टमेंट्स को कट डाउन किया जाए एंड इवेंचुअली मनी सप्लाई को कंट्रोल में लाया जाए, बट अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला। सो व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंट्स यू ऑल आर यूजिंग फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, इट नीड्स टू बी रिकंसीडर्ड, एटलीस्ट अभी के सिचुएशन को कंसीडर करते हुए। अगर इस वीडियो से आपको कोई इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। द कमेंट बॉक्स इज ओपन सो योर व्यूज आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।